जैसे कि आप सभी जानते हैं, सच की हमेशा जीत होती है और हमारी एक छोटी सी प्रयास आप तक बड़ी खबर पहुंचाती है। तो स्वागत करते हैं आप सभी का STS न्यूज़ चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। पंजाब की चरणजीत सिंह चन्नी सरकार ने रेत माफियों पर रोक लगाने को लेकर अहम ऐलान किया। चन्नी ने कहा है कि पंजाब में रेत का भाव 5 रुपये 50 पैसे फुट फिक्स किया जाएगा। पूरे खर्च भी इसी भाव में शामिल किए जाएंगे। बुधवार से पूरे पंजाब में दरिया पर 5.5 रुपये के हिसाब से रेत मिलेगा। इसके अलावा चन्नी सरकार ने कैबिनेट मीटिंग में 36,000 कच्चे कर्मचारियों को पक्के करने का ऐलान भी किया। पंजाब की समस्याओं को लेकर सीएम चन्नी की ओर से कैबिनेट मीटिंग बुलाई गई थी। मीटिंग के बाद चन्नी ने कहा है कि पंजाब में रेत का भाव 5.5 रुपये फुट फिक्स किया गया है। अपने खेत से 3 फुट तक मिट्टी निकलवाने पर कोई रॉयल्टी नहीं मिलेगी। ईंट के भट्टे माइनिंग पॉलिसी से बाहर किए गए दोनों कामों में सरकार का कोई विभाग भी रॉयल्टी नहीं माना जाएगा। चरणजीत सिंह चन्नी सरकार की ओर से पंजाब इंस्टीट्यूशनल टैक्स को लेकर भी बड़ा फैसला लिया गया है। चन्नी सरकार ने 2012 से इंस्टीट्यूशनल टैक्स को माफ कर दिया है। इसके साथ ही चन्नी की ओर से कहा गया है कि आगे से पंजाब इंस्टीट्यूशनल टैक्स या टैक्स नहीं लगेगा। फर्रुखाबाद के फतेहगढ़ जेल में उपद्रव और हिंसा के मामले में जेलर अखिलेश कुमार की तरफ से 27 बंदियों के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई। DG आनंद कुमार ने बताया कि उपद्रव में शामिल बंदियों के खिलाफ हत्या के प्रयास और डकैती समेत IPC की 17 धाराओं में केस दर्ज कराकर जांच की जा रही है। जेल में तनाव को देखते हुए PSC तैनात कर दी गई है। DIG जेल BP त्रिपाठी के नेतृत्व में गठित SIT ने प्रकरण की जाँच भी शुरू कर दी है। DG जेल आनंद कुमार ने जेल का दौरा करके वहां सुरक्षा के इंतजाम परखे, साथ ही उपद्रव में घायल जेल अधिकारी और कर्मचारी का हालचाल लिया। DG ने बताया कि जेलर की तरफ से फतेहगढ़ कोतवाली में FIR दर्ज कराई गई। जेलर ने तहरीर में लिखा है कि डेंगू से पीड़ित दहेज हत्या के आरोप में बंद संदीप यादव की शनिवार देर शाम सैफई मेडिकल कॉलेज में उपचार के दौरान मौत हो गई थी। रविवार सुबह जब बंदियों को नाश्ता दिया जा रहा था, उसी समय इलाज में लापरवाही से संदीप की मौत की अफवाह फैल गई और यहाँ तक कि जेलर का कहना है कि आक्रोशित बंधुओं ने जेल में रखी बैटरियों में आग लगा दी, जिससे उनमें धमाका हो गया। बंदियों ने डिप्टी जेलर शैलेश कुमार सोनकर पर हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल भी कर दिया। DG ने बताया कि SIT में वरिष्ठ अधीक्षक कारागार मुख्यालय अमरीश गौर और वरिष्ठ अधीक्षक केंद्रीय कारागार फतेहगढ़ PK शुक्ला को सदस्य बनाया गया। SIT घटना से संबंधित सभी पहलुओं की जाँच कर रही है। SIT की जाँच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। कभी राम भक्त तो अब कोरोना से हिंदुओं का पलायन का मुद्दा। योगी आदित्यनाथ ने इस बार हिंदुओं और लॉ एंड ऑर्डर को मिक्स कर दिया है। ये वो एजेंडा है जो उनकी छवि को सूट करता है। ये दांव चला तो बीजेपी के लिए रामबाण साबित हो सकता है। कैराना के मुद्दे पर विपक्ष को अब तक कोई धारदार जवाब नहीं मिला। उत्तर प्रदेश में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी चुनावी अभियान पर निकल पड़े। सोमवार को वे पश्चिमी यूपी के कैराना और रामपुर में थे। योगी ने बदायूं और शाहजहांपुर में सभाओं को संबोधित कर पश्चिम यूपी की नब्ज पर हाथ रखा, अपने चुनावी एजेंडे को सेट किया। इसके तहत ही उन्होंने सोमवार को कैराना में अखिलेश सरकार के कार्यालय में हुए पलायन का जिक्र कर विपक्ष की दुखती रग पर हाथ रखकर उसे बैकफुट पर ला दिया। मुख्यमंत्री के कैराना मूव से विपक्षी दलों की बोलती बंद हो गई। फिलहाल विपक्ष खासकर समाजवादी पार्टी को इसका कोई जवाब नहीं सूझ रहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को कैराना में मुजफ्फरनगर के दंगे के बाद कैराना से पलायन और रामपुर में कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष पर हमला बोला था। भारत फ्रांस के बीच राफेल विमान को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है और यहां लड़ाकू विमानों की डील में भ्रष्टाचार का नया खुलासा हुआ। यह खुलासा फ्रांस के पोर्टल मीडिया रिपोर्ट ने किया। मीडिया पार्ट ने 10 पन्नों की एक रिपोर्ट जारी की है, जिसके मुताबिक 2007 से 2012 के बीच यूपीए सरकार के दौरान डील फाइनल करने की एवज में करोड़ों की घूस दी गई। सबसे पहले टाइम्स नाउ नवभारत ने इस खबर को आपके सामने रखा। हमने मीडिया की पूरी रिपोर्ट को आपको दिखाया। यह भी बताया कि उस रिपोर्ट में
क्या क्या खुलासे हुए हैं, जिसके बाद इस खुलासे पर सियासत तेज हो गई है। सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि मीडिया पोर्ट ने वो कौन से 5 खुलासे किए हैं। जी हाँ, राफेल डील पूरा करने के लिए घूस, यूपीए के वक्त डील, बाद में मोदी सरकार ने पहला और नकली इनवॉइस बनाकर 65 करोड़ की रिश्वत, 65 करोड़ सुनेश गुप्ता नाम के शख्स की सेल कंपनी को दिए गए और कंपनी को 2007 से 2012 के बीच 10वां में 7.5 मिलियन यूरो लिया। और चौथा खुलासा, मॉरिशस सरकार ने 11 अक्टूबर 2018 को सीबीआई को दस्तावेज सौंप दिया। और 5वां खुलासा, 2001 में सुसेन गुप्ता डील से जुड़ा बिचौलिए के तौर पर हायर किया गया। बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने मंगलवार को एक खुलासा कर दिया। अगले साल होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए किसी भी राजनीतिक दल के साथ गठबंधन से इनकार करते हुए कहा है कि उन्हें चुनावी सभा में मायावती ने कहा है कि बसपा का किसी भी पार्टी के साथ कोई भी चुनावी समझौता नहीं होगा और हम अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे। हम समाज के सभी वर्गों के लोगों को एक साथ लाने का समझौता कर रहे हैं। यह गठबंधन अस्थायी है। मेरा किसी पार्टी से गठबंधन करने का कोई इरादा नहीं है। उन्होंने विश्वास जताया कि उनकी पार्टी 2007 की तरह एक आशाजनक जनादेश के साथ सत्ता में वापस आएगी। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा है कि हम समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में कोई अंतर नहीं देखते। वे एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। वे सिर्फ चुनाव में हिंदू मुसलमान का मामला बनाना चाहते हैं। हमें विश्वास है कि हमें पूर्ण बहुमत मिलेगा, जैसा कि हमें 2007 में मिला था। भारत की अगुवाई में शुरू हो रहा दिल्ली रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग मील का पत्थर साबित हो सकता है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सचिवालय के सूत्र बताते हैं कि एनएसए अजीत डोभाल की अगुवाई में बुलाए गए सम्मेलन की जड़ें काफी गहरी है। अफगानिस्तान के मामले में भारत का यह कोई पहला और अंतिम प्रयास नहीं, बल्कि अब एक सिलसिले की शुरुआत हो रही और एशिया तथा मध्य एशिया में भारत के हितों के साधने में इसकी बड़ी भूमिका होगी। विदेश मामलों के जानकारों का कहना है कि इसके जरिए भारत ने पाकिस्तान के नापाक इरादों को रोकने के लिए अपनी कोशिशें तेज कर दी है। पूर्व विदेश सचिव शशांक भी कहते हैं कि फिलहाल इस डायलॉग के बहाने भारत ने अपने भूमिका का एहसास दिया है। इससे दुनिया के देश में अफगानिस्तान में शांति के प्रयासों को लेकर भारत की साफ सुथरी मंशा का संकेत जाएगा। यूपी में अगले साल यानी 2022 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी। वोट बैंक साधने के लिए पार्टियां एक दूसरे पर हमलावर हो रही। इस बीच शुक्रवार को उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने अलीगढ़ में भाजपा के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा है कि अब अलीगढ़ का ताला विपक्षियों के मुंह पर लगकर रहेगा। अलीगढ़ के विधानसभा इजलास के किशन गेस्ट हाउस में योगी सरकार के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने भाजपा के पदाधिकारियों के साथ बैठक में शिरकत की। यहां मंच से अपने संबोधन में दिनेश शर्मा ने विपक्षियों पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा है कि कोरोना काल में जब पाकी और बाकी इसी दौरान डिप्टी सीएम ने धारा 370 को लेकर विपक्ष पर जमकर तंज किए और उन्होंने कहा कि 2022 के चुनाव में विपक्षियों के मुंह पर तोड़ जवाब देने की जरूरत है। बता दें कि भाजपा के पदाधिकारियों का कार्यक्रम स्थल पर सुबह से ही जमवाड़ा लगा हुआ था। किसान संगठनों ने कृषि कानून के विरोध में अपने आंदोलन की गति को देने का फैसला किया। इसके तहत इन संगठनों ने 29 नवंबर को संसद मार्च का फैसला किया। संयुक्त किसान मोर्चा की 9 सदस्यीय कमेटी ने एक बैठक में यह फैसला लिया है। फैसले के तहत 29 नवंबर को गाजीपुर बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर से 500 से 500 किसान ट्रैक्टर समेत संसद भवन के लिए रवाना होंगे। किसानों का जहां रोका जाएगा वहीं ये धरने पर बैठ जाएंगे। संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार एसकेएम की बैठक में 26 नवंबर को भारत में ऐतिहासिक किसान संघर्ष के 1 साल पूरे होने को व्यापक रूप से मनाने का फैसला किया गया। 26 नवंबर संविधान दिवस भी है और जब भारत का संविधान 1949 में संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। 26 नवंबर को पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान से दिल्ली के सभी मोर्चों पर भारी भीड़ जुटेगी। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की करते हुए कॉरिडोर को फिर से खोला जाए। उन्होंने पीएम से गुजारिश की है कि इस महीने सिख गुरु नानक देव की जयंती और प्रकाश पर्व को देखते हुए करतार कॉरिडोर के फिर से खोला जाए। पिछले महीने मुख्यमंत्री ने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को खत लिखकर कहा था कि श्रद्धालुओं को गुरुद्वारा घूमने की इजाजत दी जाए। जी हाँ, अगर आपको भी लगता है देश में 3 नए कृषि कानून को लेकर जो आंदोलन हो रहे हैं, सरकार को 3 नए कृषि कानून जल्द से जल्द रद्द कर देनी चाहिए। अगर आपको भी ऐसी मांग करते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। इसी तरह की देश और दुनिया की छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़ रहे हैं आप अपने एनटीएस न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।